हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जयंता बेरा। मैं SAP बिज़नेस वन का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। मैंने आप सब लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं जिसका नाम है SAP बिज़नेस वन प्रोफेशनल ट्यूटोरियल। इस चैनल के थ्रू मैं सब लोगों के लिए SAP का प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड SAP के बारे में वीडियोस अपलोड करूँगा। तो ये उन सब स्टूडेंट के लिए है और जो अभी SAP बिज़नेस वन के ऊपर करियर स्टार्ट किए हैं उनके लिए है। और इसमें बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कुछ स्पेशल सिनेरियो पे ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाता है और सॉल्यूशन कैसे किया जाता है और SAP के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को इलाबोरेटली डिस्कस किया जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए पहला सेशन रखने जा रहा हूँ जिसको हम काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड किए हैं। आज ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 पे हम लोगों का जो एजेंडा है वो एजेंडा ऐसा है कि हम सबसे पहले SAP बिज़नेस वन क्या है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके बाद SAP बिज़नेस वन का कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, कंपनी क्रिएशन हम लोग बताएंगे। कंपनी क्रिएशन होने के बाद क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं वो सारे चीज़ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉलो करेंगे। तो इसमें हम लोग का जो कमिंग सेशन आने वाला है जो पार्ट 2 है, उस पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या करेंगे उसका भी एक स्नैपशॉट दिया हुआ है। बेसिक स्टेप्स बिफोर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। इसके हिसाब से हम लोगों का जो कमिंग सेशन है उसको और आज के जो सेशन है इसको डिवाइड किए हैं। तो आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा मोटो है उन सब के लिए जो लोग SAP के ऊपर SAP बिज़नेस वन, SAP का बहुत सारे वर्जन है, SAP बिज़नेस वन जो मिड साइज इंडस्ट्रीज़ के लिए है, उसके ऊपर करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए ये ट्यूटोरियल है। तो मैं आशा करूँगा सबके जो पर्पस है वो सॉल्व हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के जो एजेंडा है, इस एजेंडा में सबसे पहले हम लोगों ने SAP बिज़नेस वन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। तो SAP बिज़नेस वन एक इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम है जिसमें हम लोग बिज़नेस से रिलेटेड जो भी हम लोगों का अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, एवरीथिंग वी कैन मैनेज। तो इसमें सबसे SAP बिज़नेस वन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको बड़ी आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। तो गूगल से ही मैं आपको दिखा सकता हूँ ताकि मैं जो बोलूँगा उसको आप देख सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं, सो दैट आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और जिस प्रोडक्ट के ऊपर अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आपको मोटिवेट करेगा। आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोला है जिसको विकीपीडिया है, जिसमें SAP बिज़नेस वन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। SAP बिज़नेस वन के रिगार्डिंग विकीपीडिया जो बहुत ही ट्रस्टेड एक साइट है जिससे आपको पता चलेगा। SAP बिज़नेस वन इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ERP आप सबको मालूम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो डिज़ाइन किया गया है फॉर मिड एंड small mid-size enterprise, sold by German company SAP SE as an ERP solution. It aims to automate key business functions in financials, operations and human resources. So kind of things we can go through about the SAP business one, and you can see there are some SAP business one kind of details you can see at the right side panel. You can see
who is the developer for this system. It's a SAP SE, and you can see that initial release for SAP Business One and the stable release on 9.3 and previous release is 10.0 in December 2019 has released. एंड इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये आपको विंडोज़ सर्वर पे और लिनक्स सर्वर पे चलेगा। और इसके साथ जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म मिलता है, एक है SAP HANA एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। SAP HANA माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये SAP बिजनेस वन के जो डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जिसको SAP HANA एंड SQL डेटाबेस किया गया है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है कि हम लोगों को कौन सा अप्रोच करना चाहिए, तो वो सारे चीज़ हम यहाँ से डिस्कस करेंगे अदर्स वीडियोज़ में। तो इसमें देखिए अवेलेबल इन 43 लोकलाइजेशंस, कंट्री में जितने भी लोकलाइजेशन है उस लोकलाइजेशन में से 43 लोकलाइजेशन पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एंड 27 लैंग्वेजेस में। सबसे जो क्रेडेंशियल्स आते हैं, कुछ भी मैं अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट हो चाहे वो ग्लोबल प्रोडक्ट हो, उसका लोकलाइजेशन पे कितना लोकलाइजेशन पे वो यूजेस है और उसका लैंग्वेजेस मीन्स मैं जिस लैंग्वेज में प्रेफरेबल हूँ उस लैंग्वेज में वो मुझे सपोर्ट देता है कि नहीं। यही सबसे बड़ा चीज़ है जो इस IT इंडस्ट्रीज़ में सबसे अच्छा पोजीशन बनाने वाले SAP बिजनेस वन इस क्रीडेंशियल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो टाइप है, मैंने जैसे बताया ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे जो भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे कंपोनेंट्स आपको इसके अंदर इजीली मिल जाता है। तो इसके बाद देखिए जो वेबसाइट दिया हुआ है, ये वेबसाइट का SAP से रिलेटेड वेबसाइट है जिससे आपको SAP के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं sap.com/business1html। तो लाइक दैट आपको यहाँ से मिल जाएगा SAP से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशंस। आप यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि SAP बिजनेस वन वॉज initially launched in Israel 1996 under the name of Menhals Manager। ओके, तो इसमें बहुत सारे हिस्ट्री डाला हुआ है, जो हिस्ट्री मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको उतना इंटरेस्ट लगेगा नहीं, लेकिन आप अपने टाइम के हिसाब से आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सामने वालों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशंस लेना ज़रूरी है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग आगे अपना ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है रिलीज़ है। ये रिलीज़ क्या है, इस रिलीज़ पे सिस्टम आपको बताएगा कि SAP कब कब क्या क्या रिलीज़ किया है। बहुत सारे ERP सिस्टम्स मार्केट में मिलेंगे जिसका रिलीज़ इतना आगे से नहीं है कि मतलब आज एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बाद कब उसके ऊपर अपडेट आया है उतना सारे डिटेल्स होते नहीं हैं। लेकिन SAP बिजनेस वन पे सबसे बड़ा चीज़ यही है कि ये SAP बिजनेस वन पहले से ही इसका रोड मैप तैयार करके रखते हैं एंड SAP के रोड मैप के हिसाब से ही SAP अपना प्रोडक्ट के ऊपर जो भी एनहांसमेंट आता है वो सारे चीज़ डिप्लॉय करता है और डिलीवर करता है। यू कैन सी ये सारे मॉड्यूल्स है जो स्टार्ट हुआ है 1995 में, जो फर्स्ट वर्जन आया था, उसके बाद 2000 में आया है टॉप मैनेज। सो ये SAP का वर्जन्स है, इस वर्जन में क्या क्या अपग्रेड आ चुका है ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2012 में फर्स्ट टाइम के लिए आया था SAP HANA इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि इससे पहले SQL डेटाबेस में ही चल रहा था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8.81, 8.80, 7.0 इस हिसाब से इसके सारे वर्जन्स अपग्रेडेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 में SAP का जो वर्जन आया था SAP 9.3, इसमें प्रोडक्शन एनहेंसमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड और भी सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था। जब ये आप प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो ये सारे चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये ओवरव्यू है, उस ओवरव्यू के चलते मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीचर्स क्या क्या है।
क्यों इसको ईआरपी सिस्टम बोला जाता है और इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट होते हैं और उसके जो आदर्श ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, तो वो सारे चीज़ इसी एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। इसीलिए उसको ईआरपी बोलते हैं। जो भी मार्केट में ईआरपी सिस्टम्स अवेलेबल्स हैं, उसमें सारे ईआरपी सिस्टम पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल होता है जिसमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। उसके बाद सीआरएम है जो आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे कि आपके कोई भी लीड और कोई भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है तो उसके हिसाब से आपको सीआरएम मॉड्यूल आता है। उसके बाद फाइनेंशियल मॉड्यूल्स आता है। फाइनेंशियल से रिगार्डिंग जितने भी आपके रिसीवेबल्स है, पेएबल्स हैं, आपके लोन्स हैं, सब कुछ आपके फाइनेंस मॉड्यूल पे आता है। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटी में आपको जो भी बिजनेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो सारे मॉनिटर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजमेंट होता है। उसके बाद है सेल्स एआर। एआर स्टैंड फॉर अकाउंट रिसीवेबल। ये सेल्स से रिगार्डिंग है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपके पास देखिए एसएपी का परचेजिंग एपी है। एपी स्टैंड फॉर अकाउंट पेएबल। बिज़नेस पार्टनर है। बिज़नेस पार्टनर उसको बोला जाता है जो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है वो कस्टमर हो सकता है वो कोई एजेंट हो सकता है कोई वो सप्लायर हो, जो भी है उसको हम लोग एज ए पार्टनर बोलेंगे। इसके बाद बैंकिंग, जहाँ पे आप इनकमिंग पेमेंट ले सकते हैं सेल्स के रिगार्डिंग, एंड आउटगोइंग पेमेंट आपके परचेज़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री मॉड्यूल, जहाँ पे आप अपना स्टॉक, आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपके सारे मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। इसके बाद रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है जिसको हम रिसोर्स बोलते हैं। हो सकता है लेबर है, हो सकता है मशीन्स है, इसको रिसोर्स में आता है। इसके बाद प्रोडक्शन मॉड्यूल है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। आप अगर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जिसको एमआरपी कहते हैं, उस एमआरपी को भी आप एसएपी के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सर्विस है। सर्विस मॉड्यूल है जो पोस्ट सेल सर्विस करते हैं। मतलब मैंने कोई भी चीज़ बेचा और उस बेचने के बाद उसके जो सर्विस देना है वो भी मैं सपोर्ट करता हूँ, तो उसके लिए सर्विस मॉड्यूल अप्लाई होता है। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में जो एचआर पेरोल के रिगार्डिंग आता है, लेकिन यहाँ पे ओनली एम्प्लॉय मास्टर डेटा एंड टाइम शीट है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एसएपी बिजनेस वन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एचआर पेरोल नहीं आता है, तो वो अलग से प्लग इन करना होता है जिसको कस्टम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपके फीचर्स हो जाता है जिसको आप मॉड्यूल कह सकते हैं। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर्स। वो आर्किटेक्चर क्या आर्किटेक्चर पे काम करता है एसएपी बिजनेस वन। एसएपी बिजनेस वन इज़ ए टाइपिकल क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल सॉफ्टवेयर। मीन्स यहाँ पे 2 टायर आर्किटेक्चर अप्लाई होता है। एक होता है सर्वर, जो सॉफ्टवेयर सर्वर जिसको सर्वर लेवल बोल सकते हैं, और दूसरा है क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिसमें आप डेस्कटॉप में बैठ के काम करते हैं, आपके सर्वर कहीं और जगह होते हैं, तो उसको बोलते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर, सर्वर एंड योर क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। इसके बाद एसएपी कैसे बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एसएपी का जो बिज़नेस है वो डायरेक्ट एसएपी खुद बिजनेस नहीं करता है, वो करता है क्या, वैल्यू एडेड रीसेलर्स बोल के VAR बोल के पार्टनर को अप्लाई करते हैं। उस पार्टनर एसएपी का प्रोडक्ट सेल करते हैं मार्केट में एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पार्टनर्स, जो एसएपी का डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी उसके प्रॉब्लम्स है और जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं। और एक है एक्सटेंडेड बिजनेस मेंबर्स, जो एसएपी के डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, लेकिन जो कस्टमर है उसके साथ टाई अप करके एसएपी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं और एसएपी के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे ही आपके जो एसएपी है वो काम करता है। तो इसी हिसाब से आप एसएपी के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन गूगल के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। तो मेरा जो आज का वीडियो है इसको ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली आज के जो
एजेंडा है उसमें चला जाता हूँ। जो आज के एजेंडा है जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं कि अबाउट आपके SAP बिजनेस वन क्या है उसके रिगार्डिंग बात करना था, जो मैं अभी कर चुका हूँ। इसके बाद है कि SAP के अंदर कैसे न्यू कंपनी क्रिएशन होता है। तो SAP के अंदर न्यू कंपनी क्रिएशन तभी करेंगे जब हम लोग SAP इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया SAP 2 टायर आर्किटेक्चर है, उसमें सर्वर एंड क्लाइंट दोनों होते हैं। तो SAP का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को लिए अपलोड करूँगा। तो मेरे सिस्टम पे SAP ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो SAP इंस्टॉल होने के बाद SAP कैसे दिखता है मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, और वहाँ से हम लोग SAP के अंदर कैसे न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं वो सारे चीज़ वन बाय वन फॉलो करेंगे। ओके, सो मैं चलता हूँ आप लोगों को लेके मेरा डेस्कटॉप में। देखिए यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में बहुत सारे आइकन्स दिख रहा है। यहाँ पे एक आइकन्स आपको दिखेगा SAP बिजनेस वन बोल के। देखिए यहाँ पे SAP बिजनेस वन क्लाइंट 64 बिट है, जो मेरा C ड्राइव प्रोग्राम फाइल SAP बिजनेस वन के अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके सिस्टम पे जब SAP इंस्टॉल हो जाता है तो ये लोगो आपको दिखाता है, ठीक है। तो इस लोगो के साथ हम लोग जैसे अदर्स कोई भी एप्लीकेशंस को रन करते हैं, डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो भी हम SAP को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम SAP ओपन करते हैं। SAP ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि डबल क्लिक करना है। और उससे पहले मैं बता दूं, मेरा ये जो सिस्टम दिख रहा है ये सिस्टम मेरा ओन लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर मैंने इसको सर्वर बना के रखा है, लेकिन जो इंडस्ट्री में होता है उसके लिए SAP का एक अलग सर्वर होता है और क्लाइंट सिस्टम अलग मशीन पे होते हैं। तो लेकिन हम एक ही विंडोज़ सर्वर पे सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लाइंट भी चला सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो अभी SAP इंस्टॉल्ड है SAP 9.3 PL9 है, और मेरे प्लेटफॉर्म है SQL सर्वर 2017 है, उसमें मेरा SAP 9.3 PL9 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम विंडोज़ सिस्टम है इसलिए SQL चलता है। जो SAP HANA है वो लिनक्स सिस्टम पे चलता है, ठीक है। तो मेरे लिए यही मेरा सर्वर है और इसी से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो SAP के प्लेटफॉर्म एंड इसके जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए लॉग इन करते हैं। SAP के डबल क्लिक करके SAP के आइकन के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो SAP मेरे लिए एक एप्लीकेशंस लॉन्च करेगा। आप देख सकते हैं कि SAP बिजनेस वन एक विंडोज़ ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए कंपनी नेम दिख रहा है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है। जो मेरा कंपनी आईडी है उस कंपनी आईडी में मैं लॉगिन कर सकता हूँ, पासवर्ड दे सकता हूँ, और लॉगिन किए बगैर मैं यहाँ से और 3 ऑप्शन दिया हुआ है चेंज कंपनी करके भी जा सकता हूँ। चेंज कंपनी करने से क्या होता है कि मेरे डेटाबेस में जितने भी सारे कंपनीज़ है वो सारे दिखेंगे। मैंने देखिए जैसे चेंज कंपनी में क्लिक किया है तो मेरे सामने एक चूज़ कंपनी का विंडोज़ आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो वर्जन्स दिखा रहा है, जैसे कि मैंने बताया 9.3 PL9 है। यहाँ पे डेटाबेस नेम आता है, कंपनी नेम आता है। तो कंपनी नेम एंड डेटाबेस इज़ द मेन कोर, सो डेटाबेस नेम इज़ डिफरेंट बट यू कैन आप यहाँ पे आपके जो कंपनी का नेम है वो आप कंपनी का नेम बड़ा जितना भी है वो डाल सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का नेम शॉर्ट रखने के लिए ट्राई करेंगे ताकि आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम एंड कंपनी दिख रहा है। लोकलाइजेशन, ये लोकलाइजेशन क्या है मैं अभी बताऊँगा, और वर्जन। तो इस हिसाब से हम जो भी डेटाबेस मेरे यहाँ पे है वो मैं लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के लिए मेरे पास आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। मेरे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बोथ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैनेजर आईडी, मेरा आईडी है मैनेजर, और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा। पासवर्ड डाल के ओके करूँगा। ओके करने से ही सिस्टम मेरे को लॉगिन के लिए लेके जाएगा। सिस्टम इस लॉगिन के दौरान जैसे
एवरी अकाउंट को चेक करते हैं। कहीं पे भी आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आपके यूज़र आईडी पासवर्ड वैलिडेट किया जाता है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आपका यूज़र लाइसेंस एंड जो आईडी है वो सारे वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके जो SAP है इसमें लाइसेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो मैं SAP को लॉगिन कैसे करना है ये तो दिखा दिया। अभी मेरा जो एजेंडा है SAP के अंदर कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, न्यू कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं, वो आज के टॉपिक है, वो हम करते हैं कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने लॉगिन करना दिखा दिया है। चलिए मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और फिर से लॉगिन स्क्रीन पे आता हूँ, क्योंकि मुझे जब क्रिएट करना होगा कोई भी न्यू कंपनी, मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं डायरेक्टली SQL सर्वर में जाके भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों जगह से क्रिएट करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर से डबल क्लिक करके यहाँ पे आ गया लॉगिन के लिए। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे जाके आप देखिए यहाँ पे न्यू बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए न्यू फ्रॉम पैकेज और न्यू फ्रॉम विज़ार्ड और न्यू, ये तीनों चीज़ अलग अलग के यूज़ होते हैं। और अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो न्यू कंपनी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के साथ साथ मेरे जो एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल होने के बाद एक लैंडस्केप डायरेक्टरी क्रिएट होता है C ड्राइव के अंदर। उस लैंडस्केप डायरेक्टरी में घुसने के लिए जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यूज़ होता है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिसको SAP के भाषा में बोलते हैं SAP बिजनेस 1 B1 साइट यूज़र। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डाल के ओके जैसे ही करेंगे, सिस्टम हमारे लिए एक कंपनी क्रिएट न्यू कंपनी का विंडोज़ खोल देगा। ठीक है, तो हम क्या किया, लॉगिन स्क्रीन पे आया, लॉगिन स्क्रीन पे आके न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे B1 साइट यूज़र का पासवर्ड पोस्ट किया, उसके बाद न्यू कंपनी क्रिएशन के लिए दे दिया। यहाँ पे ट्रायल बोल के एक चेक बॉक्स है। अगर मैं ट्रायल क्रिएट करता हूँ तो क्या होता है, अगर ट्रायल नहीं करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस फाइल एक है यहाँ पे, जो मेरा कंपनी में लाइसेंस फाइल अपलोड किया हुआ है। इस लाइसेंस फाइल के लिए मेरा ट्रायल वर्जन चेक नहीं हुआ है। अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं होता है तो ट्रायल वर्जन ही आप क्रिएट कर सकते हैं, आप नॉर्मल वर्जन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास लाइसेंस है इसीलिए मैं यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ, तो मेरे को ट्रायल वर्जन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जिसके सिस्टम पे ये लाइसेंस दिया हुआ नहीं रहेगा उसके लिए ये लाइसेंस नहीं आएगा और ये ट्रायल वर्जन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नेम डाल देंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं एक न्यू कंपनी का नेम लेता हूँ, कोई भी एक कंपनी का बता देते हैं, जैसे कि सॉफ्ट IT बोल के एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम डालेंगे, SOFT_IT। ये जो नेम है ये नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। डेटाबेस के नेम के अंदर कोई स्पेस मत रखिएगा, आप यहाँ पे ऐसे अंडरस्कोर दे सकते हैं, हाइफन दे सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद है लोकल सेटिंग्स। ये लोकल सेटिंग मीन्स जो लोकलाइजेशन है। आप अभी जो एजेंडा है आप देख सकते हैं कि लोकलाइजेशन सिलेक्शन मतलब लोकलाइजेशन सिलेक्ट करना है। आप कौन सी लोकलाइजेशन पे काम करना चाहते हैं। मैंने शुरू पे आपको जब SAP रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि 43 लोकलाइजेशन पे ये अवेलेबल है। तो 43 लोकलाइजेशन है तो 43 लोकलाइजेशन के लिए अलग अलग उसके लाइसेंसेस आते हैं। आप अगर इंडिया में है तो इंडियन लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप अगर US में है तो US का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप अगर UK में है तो UK का लेना पड़ेगा। तो लोकलाइजेशन के ऊपर लाइसेंसिंग का रिलेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइसेंस गाइडिंग। जो लाइसेंस गाइड है, लाइसेंस गाइड के लिए यही है कि डिफरेंट लोकलाइजेशन के लिए डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं और उसका कॉस्ट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे देखिए लाइसेंस ग्लोबल लाइसेंस लिया हुआ है, इसीलिए मेरे पास
दुनिया के जितने भी लाइसेंस लोकेशन पे अवेलेबल है एसएपी वो सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे क्रिएट क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है कोई भी एक कंपनी है और कोई भी एक लोकेशन है, मैं इंडिया के लिए करता हूँ। तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। तो इंडिया सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया। आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो जो लोकलाइजेशन का लाइसेंस आपके पास होगा वही लोकलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा। फर्स्ट टाइम के लिए जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तब आपके पास कोई लाइसेंस होगा नहीं, तो यहाँ पे ये ट्रायल वर्जन ही क्रिएट होगा, ठीक है। और ट्रायल वर्जन के बाद आप जो लोकलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे वो लोकलाइजेशन पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी हम लोग का आज के डेट में एक एजेंडा में है, COA चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्शन। सो चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट पे सिलेक्ट करेंगे तो C और U दिखा रहा है। C मतलब जो स्टैंडर्ड इंडियन चार्ट ऑफ अकाउंट होता है जो SAP ने डिफ़ाइन करके रखा है वो चाहिए या यूज़र डिफ़ाइंड चाहिए। अगर मैं INCOA ले लेता हूँ तो SAP इंडियन लोकलाइजेशन के लिए जो ज़रूरी है वो सारे चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करके आपको देगा। लेकिन मैं अगर यूज़र डिफ़ाइंड क्रिएट करता हूँ तो यूज़र डिफ़ाइंड के लिए सिस्टम कोई चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, आपको खुद चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ करेंगे एक एक करके। तो पहले हम इंडियन लोकलाइजेशन चार्ट ऑफ अकाउंट जो SAP ने रिकमेंड करके रखे हैं इसके बैकएंड सेटअप में वो ले लेते हैं। इसके बाद है बेस लैंग्वेज इन यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे ये सारे लैंग्वेजेस है आप जो वहाँ पे दिखा रहे थे हम विकिपीडिया में, तो उस हिसाब से आपको जो लोकलाइजेशन चाहिए वो लोकलाइजेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है तो उसको रहने देता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको पोस्टिंग पीरियड डिफ़ाइन करने के लिए सिस्टम बोलते हैं, जो आज के डिटेल्स में है पोस्टिंग पीरियड क्रिएशन। पोस्टिंग पीरियड क्रिएशन कैसे करते हैं, तो पोस्टिंग पीरियड डिफाइन है पोस्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे आप ब्राउज़ बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम को पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आपको खोल देगा। आपको यहाँ पे पीरियड कोड देना पड़ेगा। तो पीरियड कोड मैं दे देता हूँ 2021, ओके। दैट मीन्स मेरा जो फिनेंशियल ईयर है 2021 का है और मैं यहाँ पे पीरियड नेम भी 2021 दे देता हूँ। तो मेरा जो इंडियन लोकलाइजेशन के हिसाब से जो मेरा फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और कब ख़त्म होगा मेरे यहाँ पे 31 मार्च 21। ये इंडियन लोकलाइजेशन है इसीलिए आपको ये पहले सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए सब पीरियड्स है। सब पीरियड्स के अंदर है ईयर। अगर आप ईयर क्रिएट करेंगे तो एक ही फिनेंशियल सब पीरियड क्रिएट होगा ओनली 1 ईयर के लिए। आप अगर क्वार्टर करेंगे तो 4 पीरियड क्रिएट होगा और मंथ करेंगे तो 12 मंथ के लिए पीरियड सब पीरियड क्रिएट होगा। और अगर डेज़ करेंगे तो 365 और 366 जिस हिसाब से आपके लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है उसके हिसाब से क्रिएट होगा। तो इसका ज़रूरत क्या है, इसका ज़रूरत इसीलिए है आपको अगर मंथली सेल क्लोजिंग करना है, मंथली आपको बुक क्लोजिंग करना है तो उसके लिए मंथ यूज़ करना होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको दिखेंगे कि क्वार्टरली बुक क्लोजिंग होता है तो आप क्वार्टरली भी यूज़ कर सकते हैं। किसी में ईयरली होता है तो ईयरली कर सकते हैं। अगर ईयरली किया है तो आप मंथली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं कर सकते। आप अगर क्वार्टरली किए हैं तो मंथली बेसिस पे नहीं कर सकते, क्वार्टरली ही कर सकते हैं। आप अगर मंथली किए हैं तो मंथली भी कर सकते हैं और क्वार्टरली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। और डे वाइज करेंगे तो आपको चारों ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं मंथ वाइज रिकमेंड करता हूँ और ऐसे भी रिकमेंड करते हैं मंथ वाइज करने के लिए। तो मंथ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। तो मैं क्यों यहाँ पे क्रिएट कर दिया पहले ही, मैं अगर यहाँ पे चेंजेस नहीं करता और मैं यहाँ पे मंथ कर देता तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता कि मैं इसको चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है, सब पीरियड को सिलेक्ट करने से पहले आप उसके स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट जो पोस्टिंग डेट है उसका डाल दीजिए। डालने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद ड्यू डेट्स कब से शुरू होगा, ड्यू डेट आप यहाँ पे 1/4 से डाल सकते हैं, 1/4/20। और आपके जब ख़त्म होगा तो आपके 21 पे ख़त्म होगा तो 31 मार्च पे
आपका 1 साल होता है, लेकिन ड्यू डेट क्या होता है, कभी कभी आपका पेमेंट टर्म्स 90 डेज़ होता है, 60 डेज़ होता है। तो 90 डेज़ और 60 डेज़ अगर है, आप अगर 31 मार्च में किसी का बिल कर रहे हैं और 90 डेज़ है, दैट मीन्स 3 महीना आगे का उसका ड्यू डेट होना चाहिए। तो वो 3 महीने का आगे का ड्यू डेट आप अगर यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको एरर देगा। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मंथ आगे का डेट देना है। तो 3 मंथ आगे का मैं देता हूँ, तो अप्रैल मई जून, ओके, अप्रैल मई जून। तो मैं 30 जून का दे सकता हूँ, 30 जून 2021 का मैं ड्यू डेट देता हूँ। ठीक है, तो आपको शायद यहाँ पे पता चल गया है कि क्यों मैंने 3 मंथ का आगे का ड्यू डेट पास किया। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डेट भी पास करना है 1/4 से, और यहाँ पे ख़त्म होगा 31 मार्च में। तो यहाँ पे ये आपको देखना है 31 मार्च 21। आप देख सकते हैं फिनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से है, और आपके फिनेंशियल ईयर 2020 है। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे पीरियड इंडिकेटर आता है, जो पीरियड इंडिकेटर के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पीरियड इंडिकेटर खोलने के ऑप्शन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अभी न्यू मास्टर कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी क्रिएट होने के बाद मैं इंडिकेटर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और पोस्टिंग पीरियड स्टेटस अनलॉक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है अनलॉक, एक होता है लॉक, एक होता है अनलॉक एक्सेप्ट सेल्स, और होता है क्लोजिंग। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये आपको आपने सब सही करके डाला है कि नहीं डाला है। यहाँ पे अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। तो जैसे कि मैंने बताया हूँ कि आपके एक पीरियड नेम देना पड़ेगा, कोड, और उसके बाद उसका नेम। तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल FY डाल के भी डाल सकते हैं, जैसे कि FY 20 फाइनेंशियल ईयर 20 ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिस्टम अलाउ करेगा। ठीक है, इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो मेरे यहाँ पे कंपनी का नेम सिलेक्ट कर लिया है और डेटाबेस नेम सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कौन सी लाइसेंस है, वो मेरा लाइसेंस है, इसीलिए लाइसेंस आ रहा है। तो ग्लोबल लाइसेंस मीन्स मैंने बताया कि SAP का लाइसेंस का अलग अलग लोकलाइजेशन के ऊपर अलग अलग होता है। ग्लोबल लाइसेंस मीन्स मुझे सारे कंट्रीज़ का जितने भी डेटाबेस है सबको एक्सेस करने का ऑथराइजेशन है, तो उस टाइप का लाइसेंसेस है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो कंपनीज यूज़ करते हैं, जो कंपनी इंडिया में है तो उसके इंडियन स्टैट्यूटरी के हिसाब से जो SAP ने उसके लिए बना के रखे हैं, वो सारी चीज़ इंडियन लोकलाइजेशन पे ही मिलेगा। वो अगर UK लोकलाइजेशन लेके इंडिया में काम करना चाहते हैं तो UK का स्टैट्यूटरी डिटेल्स ही आएगा, इंडिया का जैसा GST नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो लाइसेंसिंग का ऑप्शंस आ जाता है। तो इस हिसाब से सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको क्या करना होता है, ओके करना होता है। ओके करने से क्या होता है, ओके करने से सिस्टम आपके डेटाबेस क्रिएट करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे, सिस्टम प्रोसेसिंग शुरू कर दिया है। जो आप देख सकते हैं, आपके माउस कर्सर जो है वो वेटिंग पे दिखा रहा है, घूम रहा है, और ऊपर में देखिए ये एक आपके ऑप्शंस है, सिस्टम यहाँ पे दिखाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, इस हिसाब से आपके यहाँ पे सिस्टम आपका कंपनी क्रिएशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंपनी क्रिएशन स्टार्ट जो प्रोसेस है वो चलेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अपने सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम कितना फास्ट है, उसके कॉन्फ़िगरेशन कितना अच्छा है, उसके हिसाब से इसके टाइम लेता है। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो जब क्रिएट हो जाएगा मैं फिर से रिज्यूम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैंग हो चुका है, तो मैं अभी पॉज नहीं कर सकता हूँ टिल जब तक ये हैंग नहीं काटता है। तो तब तक के लिए होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन जैसा है उसके हिसाब से सिस्टम फॉलो करते हैं। तो
मेरे सिस्टम पे शायद बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि रिसोर्स में कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए ये हैंग हो गया है। तो देख सकते हैं, और ये जो कर्सर ब्लिंक करता है बॉटम साइड पे, ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसके लिए है, तो ये कोई अलग से इशू नहीं है। तो वेट करते हैं कितना देर के बाद ये कंप्लीट होता है, तो इसके हिसाब से हम लोग आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तब तक के लिए वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम लॉगिन स्क्रीन पे लेके आएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राइट साइड टॉप कॉर्नर पे ये प्रोसेस चल रहा है। इससे पहले जो एसएपी का जो ओल्ड वर्जन था, उसके जो लुक्स एंड फील है वो दूसरा था, और ये लुक्स एंड फील अलग है। तो इसी सब से सिस्टम जब इसके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक मैसेज दे देगा और आपके पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कब कितना जल्दी वो आ जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है, क्रिएट पासवर्ड फॉर न्यू कंपनी, चूज़ ए न्यू पासवर्ड दैट compiles with your company's password policy. The password must contain, यहाँ पे आपको वो एक पासवर्ड पॉलिसी बता रहा है, जिस पासवर्ड पॉलिसी में आपको क्या क्या चीज़ रखना है वो सारी चीज़ आपको बता रहा है। कि यहाँ पे 1 अपर केस मीन्स अपर केस और लेटर, 1 लोअर केस है, 1 डिजिट है, 1 नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एक पासवर्ड रख देता हूँ। फिर से डालता हूँ कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पे अपडेट बोल देता हूँ। तो जैसे मैं अपडेट बोलूँगा, सिस्टम आपको जो अभी न्यू डेटाबेस क्रिएट हुआ है उसके ऊपर लेके आएगा। आप देखिए यहाँ पे मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेलकम नोट दिया हुआ है। यहाँ पे एसएपी का ऑनलाइन ट्रेनिंग आप देख सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, व्हाट इज न्यू देख सकते हैं, ग्रोसरी देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। आप अगर अनचेक नहीं करेंगे तो जब जितने बार आप एसएपी में लॉगिन करेंगे वो सिस्टम आएगा। आप देखिए यहाँ पे सॉफ्ट आईटी बोल के एक कंपनी क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए सारे मॉड्यूल्स, जो इस मॉड्यूल्स के बारे में मैं बात किया था वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो कंपनी है उस कंपनी में आपका ये मैनेजर आईडी से क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट किया था वहाँ से, जो स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आ चुका है। जो एसएपी के जो स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं इंडियन लोकलाइजेशन के लिए है, तो वो यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे टोटल 10 डॉलर है, लेकिन नॉर्मली ऐसे इंडिया में 5 डॉलर पे काम होता है। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी जो कि बैलेंस शीट से बिलोंग करता है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आता है। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एज़ मैंने बताया कि इंडिया में 5 लेवल पे ही काम होता है, तो 5 डॉलर पे है, बाकी सारे ऑप्शनल से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग न्यू कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। तो हम चलते हैं और एक कंपनी क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग दूसरा जो स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से पासवर्ड डालेंगे। इस प्रोसेस को हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, तो मैं इसको जल्द से जल्द करेंगे।
मैं यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस डेटाबेस से सिलेक्ट किया है, इसीलिए मेरे पास ये ऑप्शन आया था जो पहले नहीं आया है कि कॉपी यूज़र डिफाइंड टेबल्स एंड फील्ड्स एंड अगर कुछ अपने कस्टमाइज ऑब्जेक्ट बना के रखें तो वो ये आपके पास ऑप्शन आता है जब आप लॉगिन करने के बाद वहाँ से आप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लोकलाइजेशन क्रिएट करना है, इंडियन लोकलाइजेशन ले लेता हूँ। यूज़र डिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो यूज़र डिफाइंड लेते हैं, किंगडम रखते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने रखा था FY20 है, FY20 रख देते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं, मान क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ER रखना है और यहाँ पे चेंज कर देना है 31 मार्च 21। जाके मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा मंथ से, इसको सॉरी डेट डालने के टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अगर गलत हो जाएगा तो मुश्किल हो सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है बाद में। तो यहाँ पे क्रिएट करने के टाइम पे कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, हो गया, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरे पास सब कुछ हो चुका है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि उस टाइम पे भी सिस्टम टाइम लिया था इसको क्रिएट करने के लिए, तो उस टाइम तक के लिए हम इसको पॉज कर देते हैं और फिर से वापस आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्रिएट हो के आ चुका है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद अपडेट करूँगा तो मेरे पास सिस्टम ओपन कर देगा, जो न्यूली क्रिएटेड कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IT सॉफ्ट बोल के जो मेरा मैनेजर ID से क्रिएट किया था वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और मेरे पास दो अलग अलग कंपनी आ चुके हैं, एक IT सॉफ्ट बोल के एक कंपनी है और एक है सॉफ्ट IT बोल के एक कंपनी, जो दोनों डेटाबेस में दो अलग अलग हिसाब से क्रिएट किया गया है। तो सॉफ्ट कंपनी जो है SAP का प्रोवाइडेड जो चार्ट ऑफ अकाउंट है उस चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए है, और जो सॉफ्ट IT है यहाँ पे यूज़र डिफाइंड किए हैं। तो यूज़र डिफाइंड वाला जो डेटाबेस अभी क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट नहीं है। तो यही है डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट सेटिंग्स जो आज का एजेंडा था, तो वो सिलेक्शन हो चुका है, पोस्टिंग पीरियड को कंप्लीट हो चुका है। तो इस हिसाब से आज के हिसाब से जो एजेंडा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट कमिंग सेशन पे हम लोग ये बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक सेटअप्स फॉर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस एंड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे जो कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस वन बाय वन हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे डाला हुआ है, jai14bera@gmail.com। यू कैन रीच ऑल्सो बाई मोबाइल नंबर एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू आप सबको, हैव अ गुड डे।